मित्रों नमस्कार। दूसरे भाग में आपका स्वागत है, जहाँ पर मैंने शीर्षक दिया है नेता के गुण। और मैंने 2 दिन पहले शायद आप लोगों से पूछा भी था कि एक नेता में क्या गुण होने चाहिए। तो ये मैंने अपने हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, मैंने इसीलिए कि जो आप लोगों ने विचार मुझे भेजे लिख के, बहुत लोगों के विचार अलग से भी पहुँचे और ग्रुप्स में भी डाले। विपुल कुमार जैन मेरे सामने उनका विचार है, नागपुर से अंजना जी हैं, राजेश ने मुझे बहुत कुछ लिख के भेजा है। राष्ट्र हिताय सर्वजन सुखाय की बात वो करते हैं, साहस की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात हलीम जी करती हैं। सिलीगुड़ी से शंभू जी पूरी एक कहानी भेज रहे हैं, उस कहानी का जो मॉरल है, जो नैतिकता उसकी निकल के मेरे सामने आती है कि इस तरह का वो नेता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी अंजना जी बहुत अच्छा लिख के भेज रही हैं। तो उन सबको जो मैंने समअप किया, सारे बिंदु मैंने जो निकाले, उनको मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। याद रखिएगा, ये सारे बिंदु नहीं हैं, ये अंतिम नहीं हैं। इनके अतिरिक्त और भी बिंदु आपके सामने आ सकते हैं, हो सकते हैं, आपके विचार हो सकते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा एक एक की कि क्या गुण हमारे शास्त्रों में कहा गया और आपने जो मुझे लिख करके भेजे, या जो हम लोग कल्पना करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि एक नेता में होने चाहिए। मैंने उन्हीं सभी में से लगभग 11 नाम यहां पर निकाले हैं जो बहुत लाइमलाइट में हैं और जिनसे हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं, उनके नाम मैंने यहां निकालने की कोशिश की है। यहां आप अपने पसंदीदा नेता का नाम भी लिख सकते हैं, जिनका मैंने नाम यहां पर नहीं लिखा है। अगर कोई और नेता हो तो लिख लें। अब इसका वैज्ञानिक तरीका क्या हो हमारे सामने, हम क्या करें, कुछ बिंदु हम लोग निकाल लें। जैसे मैंने लिखा है, सबसे बड़ा बिंदु जो हमें चाणक्य नीति में भी मिलता है और युधिष्ठिर से भीष्म भी कहते हैं, वक्ता होना चाहिए बहुत अच्छा, बोलने वाला, ओरेटर। अगर ओरेटरी नहीं है उसके अंदर तो अच्छा नेता बनता बनता वो रह भी, नेता तो वो बन जाएगा, लेकिन सर्वव्यापकता उसकी नहीं हो पाएगी। ज्ञान, जब मैं ज्ञान कहता हूं तो यहां पर समझदारी है कि जो बुद्धि है, जो समझ है उसकी चीजों के प्रति, वो कैसी है। ज्ञान अपने आप में बहुत कुछ समेटे है। मैंने एक शब्द लिखा है क्योंकि लिखने की जगह मेरे पास नहीं थी। इसमें आप बहुत कुछ ले सकते हैं। इसमें समझदारी, बुद्धि अगर ये होगी तो वक्ता वो बनेगा। अब जैसे हम लोग अपने प्रिय नेता को, किसी को भी, मैं किसी का एक नाम लूंगा तो फिर आप कहेंगे सर आप तो उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, नाम आप ही ले लीजिए कि इनमें से कौन कैसा वक्ता है। मैं इसमें बाद में आऊंगा, पहले मैं बिंदु आपको स्पष्ट कर दूं। देशभक्ति, ये पॉइंट जो है सब्जेक्टिव है। जब हम ये सब्जेक्टिव कहते हैं तो इसका मतलब ये, आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि आप किसी की देशभक्ति को निर्धारित कैसे करेंगे। बहुत वाजिब आपका प्रश्न है। आप मान लीजिए आप शरद पवार जी को ज्यादा पाते हैं, नरेंद्र मोदी को कम पाते हैं। कोई अगर बंगाल का मेरे मित्र भाई बहन हैं, वो कहते हैं नहीं जी, ममता बनर्जी के अंदर कहां देशभक्ति कम है, आप कैसे सिद्ध करेंगे। ये निर्णय आपको करना है, ये मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं कि आप इन नेताओं के कृतित्व। ओवैसी जी के अंदर कोई बहुत अच्छी देशभक्ति पाता है, लेकिन यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि देशभक्ति या राज्य भक्ति। गौर कीजिएगा मेरी बात को। देशभक्ति, राज्य व्यक्ति भक्ति या परिवार भक्ति। अगेन वो जो हमने पहले वाले पार्ट के अंदर किया था, वहां आकर के इस पॉइंट को आप अच्छे नंबर दे पाओगे। अब ज्ञान के अंदर ओवैसी बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम नीतीश जी को भी, हमने अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा बोलने लगे। उद्धव ठाकरे जी मराठी के अंदर बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत गजब स्पीच देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव आजकल बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मायावती जी पढ़कर बोलती हैं। अब इनके नंबर आपको, पढ़कर बोलना क्या दोष है ना, बिल्कुल दोष नहीं है, लेकिन क्या वो प्रभाव छोड़ पाती है या नहीं, ये निर्णय आपको करना है कि वो किस प्रकार अपनी बात को दूसरों के सामने। किसी की अवमानना नहीं है, किसी का मैं कोई इंसल्ट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक बिंदु आपको देने की कोशिश है। अगला है देशभक्ति, जो मैंने आपको कहा, राज्य भक्ति या देशभक्ति। वंश प्रेम, ये बड़ा भारी मुद्दा है कि अगर हम लोग राहुल गांधी को नंबर दे रहे हैं, मान लीजिए वंश प्रेम में 10 में से नंबर दे रहे हैं, तो यहां क्या नंबर दें। अब मैं यहां पर 0 नहीं लिखना चाहता, 1 2 3 नहीं लिखना चाहता, ये लिखेंगे आप कि आप यहां पर क्या नंबर उनको दे रहे हैं। जब मैं नरेंद्र मोदी को कहता हूं तो नरेंद्र मोदी का वंश प्रेम, तो यहां वो पूरे नंबर ले जाएंगे। अविवाहित भी हैं, अविवाहित तो राहुल जी भी हैं, ममता जी भी हैं, मायावती जी भी हैं, लेकिन ये बिंदु इन दोनों के साथ लागू नहीं होता जो हमने वंश, जो पहले वाले पार्ट में किया था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सत्ता किसके पास जानी है, मायावती जी की सत्ता किसके पास, ये हम इन दोनों में जानते हैं। तो यानी कि जब हम अविवाहित कहते हैं तो अविवाहित का मतलब ये कि यहां पर क्राइटेरिया दूसरा, और मोदी जी का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, लेकिन राहुल गांधी जी का अलग नहीं है। अब ये भी चीज हमको देखनी पड़ेगी,
कि परिवार के अंदर और भी लोग हैं, प्रियंका दीदी भी आगे आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आए। तो कहां हस्तांतरित होगी? हमें कांग्रेस में कोई और नेता नजर नहीं आता कि किसको सत्ता जाएगी, किसको पार्टी सौंपी जाएगी। अध्यक्ष पद का निर्धारण होने में इतना समय लग जाता, तो ये हमें देखना पड़ेगा। राहुल ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम ये कहें कि नहीं भाई इन्होंने बड़ा गड़बड़ किया, कुछ नहीं। लेकिन क्या है कि क्या सत्ता के लिए जो एक आवश्यक गुण होते हैं उनमें से हम कितने नंबर इनको दे सकते हैं, हमें ये चीज देखनी है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। हमारे यहां एक बड़ी अजीब सी परंपरा है कि भाई जितने तुम फटी जेब दिखाओगे, टूटी चप्पल दिखाओगे, तो आप बहुत महान नेता माने जाओगे कि आप तो बड़े सीधे साधे से हैं। ये बड़ी अजीब सी परंपरा, मुझे ये समझ में नहीं आता। और विदेशों के अंदर जब मैं उनके नेताओं को देखता हूं तो वो सूट बूट टाई शाई लगा करके और पहन, क्या गजब पर्सनैलिटी रखती है। रशिया के प्रेसिडेंट को देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखिए, किसी को भी आप उठा लीजिए, क्या पर्सनैलिटी रखती है। हमारे यहां फटे हाल रहे, क्यों रहे भाई? तो मेरा यह मानना है कि व्यक्तित्व जब आप निर्धारित करें तो यह निर्णय करें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई भी नेता हो, चलो मैं तो और नहीं चाह रहा हूं कोई चीफ मिनिस्टर हो, वो प्रेजेंटेबल तो हो। यानी वो कहीं जाए तो वो मुझे और आपको प्रेजेंट कर रहा है भाई। वहां पर उस समय भारत वो है, मैं हूं वो। तो लोग ये कहते हैं कि जी वो 12 लाख का सूट पहनते हैं और वो कौन सा लुई विटॉन का वो होता है, क्या कहते हैं, पेन, जो मॉन्ट ब्लॉन्क का फोन। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे पुत्र, वो मुझे बता रहे हैं कि मो ब्लॉन्क का पेन मोती जी लगाते, क्यों ना लगाएं। मैं तो कहता हूं उनको हीरे का पेन पहनना चाहिए, सोच के देखिए, रखना चाहिए अपने पास। 1 करोड़ की ड्रेस पहननी चाहिए। वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, वो क्यों ऐसा करें। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये आपको व्यक्तित्व के अंदर, व्यक्तित्व किसी का भी मैं बुरा नहीं कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई भी ऐसा, वैसी जी जब टोपी लगा करके शेरवानी पहन के चलते हैं तो क्या पर्सनैलिटी, लंबी गजब पर्सनैलिटी है उनकी। लेकिन हमें इनके साथ और भी गुण देखने पड़ेंगे, उनके दादा के बारे में, पिताजी के बारे में, उनके बारे में, उनके भाई के बारे में। तो ये चीज जो बीच में आ जाएगी तो हमें निर्धारण करने में आसानी होगी। अगला हम लोग देखते हैं क्रियान्वयन। इसके पहले निर्णय क्षमता, कि डिसीजन मेकिंग किसकी है। डिसीजन मेकिंग के लिए कहीं से ऑर्डर तो नहीं, आला कमान से ऑर्डर तो नहीं लेना पड़ता। जैसे कि हमने पहले ये स्थितियां देखी, वहां से वो चीजें क्लियर ही नहीं होती, चीजें पड़ी रहती थी। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, जो भी प्रधानमंत्री रहा, जो भी चीफ मिनिस्टर रहा, सबने कुछ 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 अपना योगदान दिया, लेकिन कितनी तीव्रता से हुआ, ये हमको निर्णय क्षमता, जो हम आप देख रहे हैं फटाफट निर्णय होते हैं चीजों के अंदर। और क्रियान्वयन की इंप्लीमेंटेशन उसका कैसे होता है, तो इंप्लीमेंटेशन के अंदर हमको ये देखना होगा। अब जैसे मैं गडकरी जी को देखता हूं, अब वो उड़ते ही रहते हैं, वो जा ही रहे हैं, फटाफट कहीं भी पहुंच जाते हैं और सड़कों को खुद अपनी आंखों से देखते हैं किस तरीके से पूरी सड़कें देश के अंदर फैला दी। अटल जी के समय से शुरू हुई, वो काम शुरू हुआ था, क्वाड्रिलेटरल उन्होंने एक कल्पना की थी, जो अब जाकर के पिछले 5-7 सालों के अंदर हम लोग चीजों को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर निर्णय क्षमता और क्रियान्वयन की इंप्लीमेंटेशन उसका कैसे हो रहा है, डिसीजन मेकिंग और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। गरीब हितकारी सेवा, अब ये एक बड़ा, क्योंकि कोरोना के बाद का समय है, हमारे कई भाई बहनों के घर में अन्न नहीं है, काम नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो ये चीजें प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, ये हितकारी सेवा और गरीब, ये सारा चाणक्य कहते हैं कि दीनों का आप कितना ख्याल रखते हैं, दीनहीन व्यक्तियों का। तो यहां पर हितकारी सेवा, संस्कृति रक्षक, ये बड़ा बिंदु है भाई, संस्कृति की रक्षा। अब यहां पर जातिवाद आ जाता है, और जब मैं यहां पर कहता हूं तो यहां पर आप अलग से भी जातिवाद लिख सकते हैं कि जातिवाद हमारा क्या है। यानी धर्म बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। कई लोग कहते हैं कि धर्म होना नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूं कि धर्म को अलग रखा नहीं जा सकता। ये धर्म निरपेक्ष शब्द हमारे यहाँ संविधान में है, बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन क्या हम रह पाते हैं। अब मैं कई बार अपने वीडियो में ये बात कह भी चुका हूं कि मैं खुद एक जैन आदमी हूं, 6 बजे भैया मैं खाना खा लेता हूं। अब मैं धर्मनिरपेक्ष कैसे रहूं, मैं कहीं जाऊं वो कहता है जी रात को 9 बजे तुम खाना खाओ, मैं नहीं खा सकता। धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई। यानी मैं धर्म की का सापेक्ष होने के लिए कि नहीं भैया नहीं मैं खा लूंगा, मैं अपने धर्म को तोड़ दूं, क्या ये संभव है। मोदी जी के ऊपर ये लोग कहते हैं जिन्होंने टोपी नहीं पहनी, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में ये बात कही थी, ये तो बहुत ही बढ़िया करा उन्होंने कहा मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, काम सबके लिए करूंगा, बहुत बढ़िया बात है ये। तो धर्मनिरपेक्षता की हमको जो व्याख्या है वो एक अलग ढंग से हम लोगों को सोचना और करना पड़ेगा। अब हमारे कई नेता हैं, ओवैसी जी के बारे में क्या कहा जाता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वो कैसे धर्मनिरपेक्ष बन जाएं, अब ये चीज बड़ी सोचने वाली बात है ये।
मतलब वो कैसे धर्मनिरपेक्ष बन जाए। अब कोई कहता है जी जूते मारो 4, अब वो धर्मनिरपेक्ष कैसे कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि धर्मनिरपेक्षता कैसे हो सकती है। हमें अपने धर्म, हमारे यहाँ समस्या ये है कि जब भी कोई बच्चा घर में पैदा होता है वो एक धर्म में भी पैदा होता है, उसके संस्कार उस धर्म के भांति किए जाते हैं। सोच के देखिए आप, अब मैं एक एक धर्म को लेकर चलूंगा तो बात, कहीं बपतिस्मा हो रहा है, कहीं कुछ और होता है, कहीं छठी मनाई जाती है, कहीं ढोलक पीटी जाती है, कहीं शहद चटाया जाता है, दुनिया भर की चीजें हैं। वो एक धर्म में भी पैदा हो रहा है, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो वो भी हमारा एक 50% मानसिकता बन जाती है कि ये तो मेरी जाति का है, ये तो मेरा जैसा भी है दे दो यार। तो ये भी आप ही को सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीजें मैं किस तरह, अब आप इसको वैज्ञानिक तरीका इसका क्या हो, हम देते चले जाएं। राहुल गांधी कैसे बताएं, 10 में से नंबर दीजिए, मान लीजिए आप 5 देते हैं या 6 नंबर देते हैं, उनके ज्ञान को भी 5 देते हैं, 6 देते हैं, 8 देते हैं। उनकी देशभक्ति के लिए उन्होंने क्या किया, ये विचारणीय विषय है। हमें कभी ये तो नहीं लगा कि उन्होंने देश के विरुद्ध, हाँ वो चाइना के साथ फोटो खड़ी उनकी नजर आई थी। तो ऐसी ऐसी चीजें बीच में आती रहती हैं, यहाँ पर भी हम 6 या 7 दे देते हैं। वंश प्रेम मैं खाली छोड़ रहा हूं, आप भरें। व्यक्तित्व उनका कैसा है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छे लगते हैं, हैंडसम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, यंग है, अच्छे हैं, तो यहाँ पर हम उनको शायद 9 या 10 नंबर दे सकते हैं। क्रियान्वयन उनको कोई ऐसा मौका मिला ही नहीं, पार्टी चलाने का मौका जरूर मिला, तो वहां पर वो क्रियान्वयन कैसा कर रहे हैं कि अब तक कोई अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष तो है, अध्यक्ष है नहीं, तो क्रियान्वयन को हम लोग क्या कहें। गरीबी उन्मूलन के लिए दादी जी ने तो काम किया था, उन्होंने खुद सेवा क्या की, ये भी हमको देखना पड़ेगा। संस्कृति के रक्षक कितने हैं, आप टीवी में देख रहे हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी वहां जा रहे हैं, तो आप ही लोग ये चर्चा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो हम देख रहे हैं कि चाहे व्यक्ति मस्जिद भी जाए, चर्च भी जाए, मंदिर भी जाए, तो ये निर्णय की संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, जातिवाद धर्म के लिए उन्होंने क्या किया। 5 में से या 10 में से आप ये नंबर देते चले जाएं। उसी प्रकार नरेंद्र मोदी को और योगी जी को नंबर दें कि वर्ष है, पूरे नंबर जाएंगे, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, देशभक्ति तो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे अभी निकल पड़ी हो, हर चीज में वो चीज टपकती है। वो आक्रमण करा देते हैं पाकिस्तान पर रातों रात, और सवेरे हमको खबर मिलती है। तो हमारे सामने ऐसा नहीं कि इंदिरा जी ने ये नहीं किया, 1971 के अंदर पूरा बांग्लादेश ही उन्होंने अलग कर दिया था, तो ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। 62 के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, और शास्त्री जी ने क्या किया था, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो ये सारे युद्ध भी हमारे सामने हैं, तो वो तो उनके नंबर थे, अब हम इनको नंबर कैसे दें, तो ये चीज हम लोगों को। और जैसे बयान आए, जब हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हमने स्ट्राइक किया, तो जो जो बयान इन लोगों के आए वो ध्यान में रखिएगा कि ये सब क्या क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। देशभक्ति देखिए एक ऐसा विषय है कि मैं इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब में है, सब में है। राजनीति के वश में आकर के कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, वो तो हुआ ही नहीं जी, वो तो झूठ बोल रहे हैं जी। अपनी सेना को हम लोग कुछ कह देते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप सबके सामने ये सारी चीजें आपके सामने हैं। व्यक्तित्व सबका कैसा होता है ये भी हम देखते हैं, जो आपको पसंद आए। कोई चप्पल पहन के चलता है, अब रबड़ की चप्पल पहन के आप इटली पहुंच जाओ, तो ये आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ लगता है कि ये हम, कि जब आप कहीं जा रहे हैं दूसरे के सामने, तो अच्छा, हमारे राजा राम, हमारे कृष्ण, हम क्यों भूल जाते हैं। हमारे यहाँ तो राजा ऐसे हुए हैं जो बन ठन के और मणि पहन करके और बैठा करते। हमारे घरों के अंदर तो मूर्तियां जो लगती हैं पूरा सज धज के लगती हैं। आप सोचो, राजा वो भी तो हुआ करते थे। और यहाँ एक संदर्भ में, और हम जब राजा जनक की बात करते हैं तो उनको विदेह कहा जाता है, जो सीता के पिता थे। उनको विदेह क्यों कहा जाता था आपको मालूम है? महलों में रहते थे और शाम को अपनी कुटिया में आ जाते थे, देह रहित थे, विदेह, विदेह उनको कहा जाता है। तो जो हम लोग, कभी मैं आज ही सुन रहा था योगी जी के बारे में, वो कोई कह रहे थे अखिलेश जी की उनको तो मठ चले जाना चाहिए, उनको मठ चले जाना चाहिए। तो भैया वो तो चले ही जाएंगे, वो विधेय हैं। विधेय का मतलब ये होता है कि जो इस सत्ता से चिपकते नहीं हैं। उनके पिता के बारे में जानकारी हमको बहुत कम थी, और परिवार में क्या है, नरेंद्र जी के परिवार के किसी भी व्यक्ति को हम उनके सो कॉल्ड महल में नहीं देखते, ये हमारे सामने है। और इन लोगों के हम लोग महल देखते हैं, ये भी चीज हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि ये सारी चीजों, इस पूरे क्राइटेरिया में कौन सी चीजें फिक्स होती हैं, कौन सी चीजें आती हैं, ये हम लोगों को अपने आप 10 में से नंबर देते चले जाइए। यहां मैंने ये जगह छोड़ी है इसलिए कि आप किसी और पॉइंट की भी चर्चा अगर करें, आपके दिमाग में हो जी ये चीज होनी चाहिए, आप लिख दो, नंबर दे दो उसको 10 में से, और फिर टोटल जो हमारा निकलेगा उसके अंदर, उस टोटल से डिसाइड करें कि कहीं तो पहुंचोगे, कहीं आसपास तो पहुंचोगे।
और दो आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक राज्य का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग राज्य के मुख्यमंत्री या उसमें लोग हैं, और एक केंद्र में, कि इन राज्यों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो केंद्र में आके प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके ऊपर मैं एक का तीसरा भाग कभी बाद में लूंगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आकर के हमारा, या ये केवल अपने राज्य तक सीमित होकर रह गए हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे की देश के प्रति क्या दृष्टिकोण है, शरद पवार का, अखिलेश का, मायावती का, ममता जी का, इनका देश के प्रति दृष्टिकोण क्या है। हम प्रधानमंत्री तो तब बनाएंगे ना कि जब देश के प्रति तो कोई दृष्टिकोण हो। वो राज्य तक सीमित होकर रह जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सारी चीजें भी हमको देखनी पड़ेगी। सभी मेरे आदरणीय हैं, सबके, मैं यहां पर श्री नहीं लगाया या कुमारी या सुश्री नहीं लगाया, आप लगा लीजिएगा, क्योंकि स्थान की वजह से मैं नहीं लगा पाया यहां पर। तो मेरा पूरा आदर, पूरा सम्मान अपने नेताओं के प्रति है, और मेरा यह भी मानना है कि सबने कुछ ना कुछ अपने राज्य के लिए और देश को कुछ ना कुछ योगदान दिया है। ये तरीका मैंने निकालने की कोशिश की है, और इसके अंदर मैं नंबर इसलिए नहीं भर रहा हूं कि आप बायस हो जाएंगे कि जैसा आपने अखिलेश जी को ज्ञान के अंदर कम नंबर कैसे दे दिए, वो तो पढ़े लिखे हैं। अब ये भी एक लॉजिक है। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आप इनके ज्ञान के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, निर्णय क्षमता के बारे में आप कैसे आप ये निर्धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने और मित्रों के पास भेजें, और इसका उत्तर, क्योंकि मैंने ये YouTube में डाला है, मैं चाहूंगा कि नीचे आप एक या दो नाम जरूर लिखें। मैंने 1 महीने पहले ये एक ऑडियो भी डाला था, वीडियो भी डाला था कि आप मुझे नाम बताएं। आप में से कोई नाम मुझे नहीं बता सका। आलोचना तो आप सबकी कर रहे हो, लेकिन एक नाम भी तो आप बताओगे कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, योगी के सामने कौन और क्यों। अगर आप क्यों का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपका जो निर्णय है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह उस पर लगा हुआ है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। आप नीचे YouTube में जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें, और इसको और परिपक्व करें। मैं ये नहीं कहता कि ये फुल एंड फाइनल है, इसमें ये चीज और हो सकती है। वो क्या हो सकती है ये भी आप मुझे लिख करके भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आपने मुझे सुना और आप मेरे ऑडियो वीडियो को पसंद कर रहे हो। ये देश के लिए किया जा रहा है। आप लोग भी मेरा सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, और एक निर्णय तक पहुंचें, और देश की सेवा, देश की भक्ति और देश के लिए जो भी विकास कार्य हो रहा है, यही हम लोग कर सकते हैं। कि हम एक धारणा बना सकते हैं, जो योग में कहा गया कि धारणा योग समाधि, जिसकी चर्चा वहां पर आई है, वो ही हम लोग, ये एक धारणा, एक परिपक्व मस्तिष्क बुद्धि का विकास हम लोग मिलकर के कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।